हेलो फ्रेंड, हैशटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में लाया हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू जो कि आने वाले सभी जेई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल जेई का एग्ज़ाम देंगे आने वाले समय में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक हो गया या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी हो गया, इन सभी चीज़ों को अपलोड करते रहता हूँ। तो आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, इससे पहले मैंने कई सारे ट्रिक अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और ये सारे ट्रिक बहुत अच्छे ट्रिक हैं। इनसे इस प्रकार के टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप अगर इस ट्रिक को देख लीजिएगा तो आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। आपको कोशिश करना है कि सभी क्वेश्चन का सही आंसर देना है और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा आप उसको छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और लास्ट में दोस्तों आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से मैं पहले एक बात बता दूं आपको कि आप वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए या जो मैंने आपको कीजिए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ इन ए synchronous motor driving mechanical load and driving current at a lagging power factor from the constant voltage supply, its field excitation is increased, then power factor ऑप्शन ए है बिकम मोर, ऑप्शन बी है बिकम लेस, ऑप्शन सी है रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व दोनों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो इन्वर्टेड हम लोग वी कर्व की बात करेंगे। तो आप लोग इन्वर्टेड वी कर्व देखे होंगे। इसमें दोस्तों मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप खुद से देखेंगे तो थोड़ा आपको याद रहेगा, इसलिए मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, आप खुद से देख लीजिए। तो इस इन्वर्टेड आप लोग जब भी कर्व देखेंगे तो इन्वर्टेड भी कर्व में ये भी के भी जैसे हम लोग लिखते हैं लेटर उसका उल्टा होता है, इसलिए इसको इन्वर्टेड भी कर्व क्या भी कहा जाता है। तो इन्वर्टेड भी कर्व में क्या होता है, लेफ़्ट साइड से आप अगर देखेंगे तो लेफ़्ट साइड का जो फिगर होता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। तो ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और इस कंडीशन में जो अगर हम मोटर की बात करें, सिंक्रोनस मोटर की बात करें, तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है लैगिंग मोड में होता है, यानी कि लैगिंग कंडीशन में होता है, लैगिंग पावर फैक्टर वो वर्क करता है। तो आप जैसे जैसे एक्साइटेशन का वैल्यू बढ़ाएंगे, आप अगर इन्वर्टेड भी कर्व देखेंगे तो जैसे जैसे एक्साइटेशन का वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे पावर फैक्टर ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और यूनिटी पाया जाता है। फिर अगर फिर भी हम बढ़ाते जाए एक्साइटेशन तो धीरे धीरे पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है और पावर फैक्टर का वैल्यू घटने लगता है। तो ये जो क्वेश्चन था पावर फैक्टर पर यानी कि इन्वर्टेड भी कर्व पर बेस्ड था, यानी फिगर को आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग एक्साइटेशन का वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे पावर फैक्टर का वैल्यू बढ़ते जाता है और यूनिटी पर आ जाता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे हम लोग एक्साइटेशन बढ़ाते हैं पावर फैक्टर बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बिकम मोर। तो आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर्ड इन कूलम हैज द चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन है 6.242 इंटू 10 पावर 18 है। दोस्तों, ये पावर है, आप मैं बता रहा हूँ पावर है क्योंकि लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन बी है 6.242 गुना 10 पावर 8। ऑप्शन सी है 8.42 गुना 10 पावर 18। ऑप्शन सी है 8.242 गुना 10 पावर 8। दोस्तों, आप एक फार्मूला जानते होंगे I=Q/T। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा क्लियरली नहीं पूछा गया। तो यहाँ 1 सेकेंड में और 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो उस समय आपको चार्ज का नंबर ऑफ चार्ज निकालना है।
तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू इक्वल टू आई टी हो जाता है। तो दोनों का वैल्यू 1 1 हो जाएगा, तो 1 यानी क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। और क्यू का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्यू बराबर एन ई होता है। तो एन ई के जगह पे आप लोग को जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं उसका वैल्यू रखना है। तो आप उसका वैल्यू रखिएगा। उसका वैल्यू रखने के बाद आपको एन का जो वैल्यू डिवाइड कीजिएगा 1/, जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, उसको डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा 6.242 गुना 10⁻18। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 6.242 गुना 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एम्पलीफायर विद द नेगेटिव फीडबैक बैंडविड्थ इज एंड वोल्टेज गेन इज। ऑप्शन ए है बैंडविड्थ इज डिक्रीज बाय फैक्टर 1 + a बीटा एंड वोल्टेज गेन इज डिक्रीज। ऑप्शन ए बी है बैंडविड्थ इज डिक्रीज बाय फैक्टर बीटा एंड वोल्टेज गेन रिमेन सेम। ऑप्शन सी है बैंडविड्थ इज इंक्रीज बाय द फैक्टर 1 + a बीटा एंड वोल्टेज गेन इज रिड्यूस। ऑप्शन डी है बैंडविड्थ रिमेन सेम एंड द वोल्टेज गेन इंक्रीज। तो निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, बैंडविड्थ जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और कितना फैक्टर से इंक्रीज होता है, 1 + a बीटा, और वोल्टेज गेन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बैंडविड्थ इज इंक्रीज बाय फैक्टर 1 + a बीटा एंड वोल्टेज गेन इन रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन वन डायरेक्शन अनचेंजिंग डायरेक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है साइनोसाइडल करंट, ऑप्शन बी है डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी है अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें पूछ रहा है कि डायरेक्शन किस में चेंज नहीं होता है। तो साइनोसाइडल में चेंज होता है, डायरेक्ट करंट में चेंज नहीं होता, अल्टरनेटिंग में भी चेंज होता है। तो डायरेक्ट करंट इसका सही आंसर होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर डायरेक्ट करंट होगा, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कंप्लीटेड number of cycle completed by the alternating quantity in 1 second। ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है साइकिल, ऑप्शन सी है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी है इंटेनियस वैल्यू। तो आप जब साइन वेव को देखेंगे उसका ग्राफ, तो 1 सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड होता है वो जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, और इसका यूनिट जो होता है वो हर्ज होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। इसको जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर रेशियो को डिनोट करते हैं वो के से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है के इक्वल टू V2/V1। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, के इक्वल टू V2/V1। और इसको आप हम लोग एन के टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वो उसमें जो होता है N2/N1 होता है। अगर हम करेंट के रूप में लिखना चाहें तो उसमें उल्टा हो जाता है, उसमें हो जाता है I1/I2 हो जाएगा। तो आपको ये तीनों चीज़ याद रखना है, के इक्वल टू V2/V1 या N2/N1 या I1/I2। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, irrespective of the causes which is the fault in three-phase system। ऑप्शन ए है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ऑप्शन बी है बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ऑप्शन सी है सिमेट्रिकल फॉल्ट, ऑप्शन डी है एक्सटर्नल फॉल्ट। तो आप लोग ट्रांसमिशन सिस्टम में देखे होंगे, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो फॉल्ट होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। तो दोनों फॉल्ट होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बोथ सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। दोस्तों सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है 2 प्रकार का होता है, वो होता है ट्रिपल लाइन टू लाइन फॉल्ट, या होता है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये जो ट्रिपल लाइन फॉल्ट होता है वो सबसे कम होता है, उसका होने का चांस बहुत कम रहता है, लेकिन ये फॉल्ट जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगर से और सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा फॉल्ट कौन होता है। सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है।
तो सबसे कम होता है ट्रिपल लाइन टू लाइन हो जाता है, और सबसे कम ज़्यादा जो होता है वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मतलब कि कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट दोनों होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विचिंग सर्ज इंसुलेशन फेल्यूर एंड रेजोनेंस काउजेज। ऑप्शन ए है ओवर वोल्टेज, ऑप्शन बी है बोथ ओवर वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, ऑप्शन सी है लो वोल्टेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो सर्चिंग सर्ज हो गया, स्विचिंग सर्ज हो गया, इंसुलेशन फेल्योर हो गया, या लाइटनिंग हो गया, ये सभी जो इसका जो कारण होता है वो ओवर वोल्टेज के कारण होता है। तो ओवर वोल्टेज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बोथ द जंक्शन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आर इन फॉरवर्ड बायस देन इन विच रीजन बीजेटी विल ऑपरेट। ऑप्शन ए है ओमिक रीजन, ऑप्शन बी है कट ऑफ रीजन, ऑप्शन सी है सेचुरेशन रीजन, ऑप्शन डी है एक्टिव रीजन। दोस्तों आप लोग जानते होंगे बीजेटी जो होता है एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं। 2 पीएन जंक्शन, एक पीएन जंक्शन को हम लोग कहते हैं बेस टू इमीटर पीएन जंक्शन, और एक को कहते हैं इमीटर टू कलेक्टर पीएन जंक्शन। अगर दोनों, इस क्वेश्चन में पूछा गया दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तो दोनों जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो उस कंडीशन में बीजेटी जो है सेचुरेशन रीजन में काम करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा सेचुरेशन रीजन। अगर इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होगा तो उस समय जो होगा यह एक्टिव रीजन में होगा। अगर दोनों जंक्शन इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में होगा तो वो कट ऑफ रीजन में होगा। अगर कलेक्टर इमीटर जंक्शन रिवर्स बायस में और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो उस समय जो होगा इन्वर्स एक्टिव रीजन होगा। तो चारों आपको रीजन याद रखना है कि इसमें कौन सा होगा। तो इसमें पूछा गया था दोनों फॉरवर्ड बायस में जंक्शन होगा, तो दोनों फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसेंशियल फीचर ऑफ स्विच गियर आर। ऑप्शन है एब्सोल्युटली सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, बी है कंप्लीट रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी है क्विक ऑपरेशन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। तो स्विच गियर का जो फंक्शन होगा क्विक ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन तुरंत होना चाहिए, कंप्लीट रिलायबल यानी पूरी तरह से भरोसेमंद होना चाहिए, एब्सोल्युटली सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारे जो हैं ये सारे जो है इसके प्रॉपर्टी हैं, इसेंशियल फीचर हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए है नॉन सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी है बाइपोलर सेमीकंडक्टर यूनिपोलर सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी है बाइपोलर, ऑप्शन डी है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। दोस्तों बीजेटी की बात करें अगर, तो बीजेटी में जो करंट का कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है, जिसके कारण इसको हम लोग बाइपोलर भी कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग फील्ड ट्रांजिस्टर की बात करें यानी एफईटी की बात करें तो इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। अगर ये पी चैनल होगा, इसमें अगर पी चैनल होगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होगा और होल के कारण होगा। अगर एन चैनल होगा तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन होगा। तो ये जो होता है यूनिपोलर सेमीकंडक्टर होता है। तो इसमें एफईटी के बारे में पूछा गया था, तो एफईटी जो होता है यूनिपोलर सेमीकंडक्टर होगा। वही अगर बीजेटी के बारे में पूछा जाता तो वो बाइपोलर होता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यूनिपोलर सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एनोड करेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्शन ऑफ एससीआर इवन द गेट सिग्नल इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है लेचिंग करंट, ऑप्शन बी है होल्डिंग करंट, ऑप्शन सी है स्विचिंग करंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों एससीआर जो होता है वो 4 लेयर, उसमें 4 लेयर होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, गेट होता है। गेट जो होता है कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है। तो इसमें 2 करंट का जिक्र किया जाता है, वो जो होता है लेचिंग करंट और होल्डिंग करंट। लेचिंग करंट जो होता है वो टर्न ऑन से एसोसिएटेड होता है और होल्डिंग करंट जो होता है टर्न ऑफ से एसोसिएटेड होता है। और लेचिंग करंट का जो वैल्यू होता है वो होल्डिंग करंट के वैल्यू से लगभग 2 गुना या 2.5 गुना होता है। इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या इसका रेशियो भी पूछ देता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया
कि SCR को कंडक्शन मोड में रखने के लिए गेट सिग्नल अगर हटा भी दे तो इसको कंडक्शन मोड में रखने के लिए ये जो करंट जो होगा वो करंट जो रिक्वायर्ड होगा उसको क्या कहते हैं। तो अगर आप गेट सिग्नल हटा देते हैं और हम लोग चाहते हैं कि SCR जो है कंडक्टिंग करते रहें तो उस समय एक करंट का वैल्यू होता है जिससे ज़्यादा ही रहना चाहिए इसका करंट का वैल्यू, तभी ये उस तरह काम से कर सकता है। तो उस कंडीशन में जो करंट होता है उसको हम लोग कहते हैं लेचिंग करंट। तो अगर SCR का एनोड का करंट का जो वैल्यू होगा वो अगर लैचिंग करने से अधिक होगा तो गेट सिग्नल को हम लोग हटा भी लेंगे तो भी SCR ऑन कंडीशन में होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैचिंग करंट। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ एनोड करंट, एनोड करंट का वैल्यू जो रिक्वायर मेंटेन द कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन बनाए रखने के लिए जो करंट का एनोड करंट का वैल्यू एनोड करंट का जो वैल्यू होता है SCR में, अगर हम लोग गेट सिग्नल को हटा भी ले तो उसको क्या कहते हैं, उसको लेचिंग करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डैश इज यूज्ड फॉर नॉन कन्वेंशनल सिस्टम टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म। ऑप्शन है डीजल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर सिस्टम, ऑप्शन सी है टाइडल एनर्जी, ऑप्शन डी है थर्मल एनर्जी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। डीजल इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है वो कन्वेंशनल होता है, और न्यूक्लियर सिस्टम की बात करें तो ये भी कन्वेंशनल होता है। थर्मल एनर्जी की बात करें तो ये भी कन्वेंशनल होता है। लेकिन अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें तो टाइडल एनर्जी जो होता है नॉन कन्वेंशनल सिस्टम होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया वो नॉन कन्वेंशनल पूछा गया है, तो टाइडल एनर्जी इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ कैन वी मेजर द बैटरी कैपेसिटी इन SI यूनिट। ऑप्शन है वाट आवर, ऑप्शन बी है एम्पियर आवर, ऑप्शन सी है किलो वाट आवर, ऑप्शन डी है वोल्ट आवर। तो आप लोग दोस्तों मोबाइल का बैटरी खरीदे होंगे या फिर उसको खोले होंगे तो देखे होंगे, या फिर छोटा पेंसिल बैटरी कोई भी बैटरी खरीदे होंगे तो उसमें देखे होंगे इसका रेटिंग वोल्टेज दिया रहता है, और इस वोल्टेज का भी रेटिंग दिया रहता है, और इसमें जो एक रेटिंग दिया रहता है मिली एम्पियर आवर MAH। तो MAH का जो फुल फॉर्म होता है मिली एम्पियर आवर। तो इसका जो रेटिंग होता है बैटरी के कैपेसिटी का वो एम्पियर आवर में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एम्पियर आवर। कहीं कहीं मिली एम्पियर आवर भी दे सकता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है, सिर्फ उसका वैल्यू बड़ा है, उसका वैल्यू छोटा हो जाता है, इसका वैल्यू बड़ा है। एम्पियर वैल्यू बड़ा हो गया और मिली एम्पियर वो छोटा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द ओम्स लॉ। तो पहला ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी है कंडक्टर, ऑप्शन सी है DC करंट सर्किट, ऑप्शन डी है हाई वोल्टेज सर्किट। तो वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये जो है नॉन लीनियर डिवाइस है। अगर ओम्स लॉ के अनुसार देखें तो कंडक्टर इसमें आ जाता है, DC सर्किट भी आ जाता है, हाई वोल्टेज सर्किट भी आ जाता है। लेकिन वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो ये इससे अलग है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और नॉन लीनियर है। तो ओम्स लॉ जो अप्लीकेबल है वो लीनियर डिवाइस के लिए अप्लीकेबल है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हेन मेटल इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस कैन नॉट एस्केप बिकॉज। ऑप्शन है अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन डी है अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने कक्षा में उसके पास एक फाइनाइट एनर्जी होती है और वो उस अपने कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। लेकिन जब इसको एक अलग से एनर्जी दिया जाता है वो एनर्जी लेकर ये वो कक्षा से बाहर जा सकता है। तो अगर हम इसको थर्मल एनर्जी दे और थर्मल एनर्जी प्राप्त करने के बाद ये अपनी कक्षा से बाहर आ जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस थर्मल एनर्जी देते हैं तो इसको हम लोग थर्मल इमिशन भी कहते हैं। तो इसमें पूछा गया वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर क्यों नहीं जा पाता है। तो वो जो होता है उसको एक फोर्स लगता है, एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो कि न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाता है। यानी न्यूक्लियस में आप लोग जानते ही होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इसी न्यूक्लियस के फोर्स के कारण यानी एट्रैक्टिव एक फोर्स लगता है जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाता अपने कक्षा से।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, एट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू एन आइडियल ऑप एम्प। ऑप्शन है वेरी हाई गेन, ऑप्शन बी है वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, ऑप्शन सी है वेरी लो CMMR, ऑप्शन डी है वेरी लो आउटपुट। दोस्तों ये जो ओपेम होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इसमें जो इनपुट, अगर आइडियल कंडीशन की बात करें तो आइडियल कंडीशन में जो होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो हाई होता है। अगर वही आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो आउटपुट का इम्पीडेंस जो होता है वो बहुत ही लो होता है और आइडियल कंडीशन में 0 होता है। और CMMR जो होता है ये भी बहुत हाई होता है, और इसका गेन जो होता है ये भी बहुत हाई होता है। तो इसको अगर ऑप्शन देखें तो वेरी हाई गेन भी हाई होता है, ये भी सही है। वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस भी हाई होता है। अगर तीसरा ऑप्शन देखें वेरी लो CMMR, तो CMMR जो होता है वो इसका हाई होता है और आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट होता है। अगर ऑप्शन डी देखें वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस छूट गया है, तो आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है इसका लो होता है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है वेरी लो CMMR ये गलत था। इसका जो CMMR का वैल्यू होगा आइडियल कंडीशन में, जिस तरह इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनाइट होता है ये भी इन्फिनाइट होगा, और प्रैक्टिकल अगर केस की बात करें तो उसमें वेरी हाई होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वेरी लो CMMR, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंक्रोनाइजिंग पावर ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन। ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ऑप्शन बी है इक्वल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ऑप्शन सी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आप लोग सिंक्रोनाइजिंग पावर का तो सिंक्रोनाइजिंग पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है E/V/XX इंटू साइन डेल्टा। तो यहाँ इस फार्मूला में आप लोग देख सकते हैं कि फार्मूला में देखेंगे कि जो सिंक्रोनाइजिंग पावर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस का, यानी कि सिंक्रोनाइजिंग पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है E/V इंटू साइन डेल्टा बटे XS, यानी जो ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस का जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवर्स कैपेसिटी इफ़ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ जनरेटर ऑफ पावर इज 50 मेगावाट, लोड फैक्टर इज 60% एंड प्लांट कैपेसिटी इज फैक्टर ऑफ 50%। ऑप्शन ए है 15 मेगावाट, ऑप्शन बी है 10 मेगावाट, ऑप्शन सी है 20 मेगावाट, ऑप्शन डी है 6 मेगावाट। दोस्तों आप जो मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से सुनना है, मैं इसमें कुछ राइटिंग नहीं करूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 फार्मूला याद होना चाहिए। तो पहला फार्मूला जो होगा वो डिमांड फैक्टर की हम लोग बात करेंगे। तो डिमांड फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड। तो इस क्वेश्चन में जो है लोड फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 60%, तो 60% यानी 60/100 बराबर हो जाएगा एवरेज डिमांड बटे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो पावर इसमें डिमांड दिया हुआ है 50 मेगावाट है, तो यानी 60/100 गुना 50 बराबर हो जाएगा एवरेज, यानी 60/100 गुने 50, यानी कि ये जो हो जाएगा 30 मेगावाट आ जाएगा एवरेज जो डिमांड होगा, एवरेज पावर जो होगा वो 30 मेगावाट आ गया। अब एवरेज पावर 30 मेगावाट आ गया। अब दूसरे फार्मूला पर हम लोग चलेंगे, कैपेसिटी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो होता है वो होता है एवरेज डिमांड बटे प्लांट कैपेसिटी। तो एवरेज डिमांड हम लोग अभी उस फार्मूला से ज्ञात किए थे, वो आया था 30, यानी 50%, यानी 50/100 बराबर 30 बटे प्लांट कैपेसिटी। तो 50/100 यानी 1/2 हो जाएगा, और इधर जो है
30/, प्लांट कैपेसिटी आ जाएगा। तो प्लांट कैपेसिटी का वैल्यू आप मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको 60 आ जाएगा। तो अब सबसे पहले जो हम लोग एवरेज पावर ज्ञात किए, तो एवरेज पावर 30 मेगावाट आ गया। उसके बाद प्लांट कैपेसिटी हम लोग ज्ञात कर लिए, वो आ गया 60 मेगावाट। अब हमको ज्ञात करना है रिवर्स कैपेसिटी। तो रिवर्स कैपेसिटी जो होता है वो प्लांट कैपेसिटी और मैक्सिमम पावर डिमांड का डिफरेंस होता है। तो हम लोगों को प्लांट कैपेसिटी 60 मेगावाट निकल गया, और इसमें क्वेश्चन में जो है मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है 50 मेगावाट। दोनों को घटा देंगे यानी कि 10 मेगावाट आएगा रिवर्स कैपेसिटी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 10 मेगावाट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कोई क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिए और आप समझ जाइएगा। और ये तीनों जो फार्मूला है यानी कि लोड फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और रिवर्स कैपेसिटी, तीनों का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इससे फार्मूला भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब आपको पता चलेगा आपका स्कोर क्या है और आप किस पोर्शन में कमज़ोर है, उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और इलेक्ट्रिकल ट्रिक अपलोड कर दिए हैं। आप अगर चाहेंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। ये जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही हेल्पफुल है। तो जितने भी जेईई के एग्ज़ाम होंगे इलेक्ट्रिकल के, उसके लिए ये सारे ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल है। आप चैनल पर जाइए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं प्रैक्टिस सेट हो गया या ट्रिक हो गया या फिर वैकेंसी का नोटिफिकेशन सभी चीज़ों को अपलोड करता रहा। तो बस आपका काम है कि जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाकी इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करना वो मेरा काम है। तो दोस्तों आप अभी तक अगर ट्रिक का वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए ट्रिक को देख लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।